नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आखिर क्या वजह है कि सरकार इस देश में जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है? आखिर क्या वजह है कि सरकार सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती? आखिर क्यों डरती है सरकार? जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करने से सरकार आखिर क्यों डरती है? क्या वजह है इसके पीछे, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सरकार क्या कह रही है। 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े नहीं होंगे जारी, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की गई थी। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि 2011 की जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय ने 2011 में शहरी व ग्रामीण इलाकों की सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराई थी। उस जनगणना में जातिगत आंकड़ों को छोड़कर शेष अन्य जानकारी जारी कर दी गई थी। जातिगत आंकड़े सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय को सौंपे गए थे। राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि मंत्रालय ने अभी तक इन आंकड़ों को जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। तो सुना आपने साथियों, सरकार जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करना नहीं चाहती है। इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्या डर है सरकार के मन में? क्या डर है और उनकी मंशा क्या है? आखिर क्यों वो आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं? भारत जैसे देश में जहाँ पर जानवरों की गिनती हो सकती है, जहाँ घोड़े, गधे, बकरी, गाय, इनकी जनगणना हो सकती है और इनके आंकड़े सार्वजनिक हो सकते हैं, वहाँ पर आखिर क्या वजह है कि ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े जो हैं उनको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? उनकी सामाजिक स्थिति क्या है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? उनकी आर्थिक स्थिति क्या है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है? जातिगत आंकड़े सार्वजनिक हो गए उस दिन उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में कितने कैबिनेट मंत्री ओबीसी, एससी, एसटी हैं और कितने होने चाहिए। क्योंकि साथियों, ये बात सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कहीं भी आप चले जाइए, पूरे भारत में जितने भी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों का जो कैबिनेट है, कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या देखिए टोटल कितनी है और वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में कितनी संख्या होनी चाहिए मंत्रियों की। कितने ओबीसी मंत्री होने चाहिए, कितने एससी मंत्री होने चाहिए, कितने एसटी मंत्री होने चाहिए, लेकिन वास्तव में उतनी संख्या है नहीं, कहीं भी नहीं है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तो बात छोड़िए, आप हर विभाग में ये चीज़ लागू होती है, सिर्फ सरकारों में नहीं, हर जगह आप चाहे जहाँ चले जाइए। देखिए, आप अगर आप न्यायालयों में जाएंगे तो न्यायालयों में देखिए आप, वहाँ पे जज जो हैं, वहाँ पर जज ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने, मतलब उनकी जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में मुझे लगता है कि 5% भी नहीं होंगे। सारे पद रिक्त हैं या फिर जहाँ पर ओबीसी के लोगों को जज होना चाहिए वहाँ पर कोई और कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो ये चीज़ सिर्फ सरकार और न्यायालयों में लागू नहीं होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाइए, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं उनकी संख्या देखिए आप, वहाँ भी आपको ओबीसी, एससी, एसटी के लोग दिखाई नहीं देंगे। दिखाई देंगे भी तो बहुत कम, उनकी संख्या बहुत ही कम है। जहाँ पर उनकी संख्या हज़ारों में होनी चाहिए, वहाँ पर उनकी संख्या 13 अंकों में भी नहीं है। आपके समाज के लोग न्यायालयों में जज नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हैं, ज़िले में एसपी नहीं हैं, ज़िले में जिलाधिकारी नहीं हैं। मतलब हर जगह जहाँ पर आपके लोगों को होना चाहिए, जहाँ पर बहुसंख्यक समाज के लोगों को होना चाहिए, जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिनकी जनसंख्या लगभग 90% के आसपास है, लेकिन नौकरियों में, न्यायालयों में, यूनिवर्सिटियों में, सरकार में, वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी को देखिए आप। हर क्षेत्र में देखिए, लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बिल्कुल खोखला दावा है उनका। सबका साथ और एक वर्ग विशेष का विकास, इसको ऐसे कहा जा सकता है, सबका साथ वर्ग विशेष का विकास। क्योंकि जब आप देखेंगे आंकड़ों को, जब आप देखेंगे
तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि वास्तव में कितनी हिस्सेदारी उन्होंने दिया है और आपकी कितनी जनसंख्या है, कितना आपको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो अब इनके मन में ये एक डर है, बहुत बड़ा एक डर इनके मन में बैठा हुआ है कि अगर ये आंकड़े सार्वजनिक हो गए, अगर एक बार भी आंकड़े सार्वजनिक हो गए कि किसकी कितनी संख्या है, तो उस समाज के लोग फिर इनसे अपना अधिकार मांगेगा, अपना हक मांगेंगे, अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। हिस्सेदारी मांगेंगे कहाँ कहाँ? वो हर जगह हिस्सेदारी मांगेंगे, चाहे वो शासन सत्ता हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, वो हर जगह अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। चाहे वो न्यायालय हों, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थान हों, हर जगह वो जो है अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे, आनुपातिक हिस्सेदारी मांगेंगे। और तब इनको बहुत कष्ट होगा, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें कोई और कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब पता चला कि जो है जहाँ पर 52-55% जो है ओबीसी को होना चाहिए, वहाँ पर उनकी जो है संख्या 4-5 है। तो बाकी जो 45, 50, 48 जो आप कुंडली मार के जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके बारे में जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि वो कुछ और लोग ही हैं, वो जिनकी जनसंख्या मात्र 3%, 4%, 5% ऐसे लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर। तो आपकी नौकरियों को कोई दूसरा खा रहा है, जहाँ पर आपको होना चाहिए वहाँ पर कोई और है। और इन लोगों ने बहुत ही चालाकी से ओबीसी के युवा, एससी के युवा, एसटी के युवा, ये लोग अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ को बुलंद ना करें, इसके लिए बहुत चालाकी से आपको जो है सामाजिक संगठनों में उलझा दिया। कुछ को इस संगठन का सदस्य बना दिया, पदाधिकारी बना दिया, कुछ को उस राजनीतिक पार्टी का सदस्य बना दिया, पदाधिकारी बना दिया। ऐसे करके आप जो है किसी राजनीतिक पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं, किसी सामाजिक संगठन के पिछलग्गू बने हुए हैं, कभी आप ये यात्रा कर रहे हैं, कभी उस धार्मिक संगठन में जुड़े हुए हैं, और इस तरह से आपको झंडा और डंडा पकड़ा करके आपको रोड पर आंदोलन के लिए भेज दिया है। और दूसरी तरफ वो लोग बहुत ही चालाकी से अपने बच्चों को बिना किसी मेरिट के, बिना किसी परीक्षा के चुपचाप आईएएस बना दे रहे हैं बैकडोर से, या फिर वो लोग बहुत होशियारी से अपने बच्चे को बीसीसीआई का महासचिव बना दे रहे हैं चुपचाप, और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। आपको उलझाए हुए हैं ये लोग आंदोलनों में, झंडा और डंडा लेकर के रोड पर, और दूसरी तरफ बैकडोर से अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को बिना योग्यता के, वो भी देखिए आप योग्य हैं उसके बावजूद आपको वो ओहदा नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो नौकरी नहीं मिल रही है जो उन्होंने अपने बच्चों को बैकडोर से दे रखा है। लेकिन इस बात को आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपकी आंख में चश्मा लगा हुआ है। चश्मा कैसा? धर्मांधता का चश्मा लगा हुआ है। आप बिल्कुल पिछलग्गू बन के खुश हैं। उन्होंने अपने नाम में लिख दिया कि नाम के आगे लिख दिया चौकीदार। अब आप भी अंधभक्त बन करके अपने नाम के आगे चौकीदार लिखे घूम रहे हैं। अगर कल को वो अपने नाम के आगे मदारी कोई लिख देता है तो आप भी अपने नाम के आगे मदारी लिख कर घूमेंगे। अरे अपने बुद्धि विवेक का कुछ तो प्रयोग करो, ये देश आपका है। इस बात को कब समझोगे आप? अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हर जगह अपनी हिस्सेदारी मांगो। और हिस्सेदारी आप कब मांगोगे? आपको पता ही नहीं कि आपकी संख्या कितनी है, तो आप कैसे हिस्सेदारी मांगोगे? तो सबसे पहले आप सरकार को घेरिए, जिस स्तर पे है उस स्तर पे आप सरकार को घेरिए और दबाव बनाइए सरकार पे कि सबसे पहले आप जातिगत जो आंकड़े हैं जनगणना के उसको सार्वजनिक करिए। भाई लोगों को पता तो चल सके ना कि इस देश में हमारी संख्या है कितनी, किस समाज की कितनी संख्या है और कौन कहाँ कुंडली मार के बैठा है। चीज़ें तब पता चलेंगी ना आपको। अब वो जनगणना करवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो डोर टू डोर आपके घर आते हैं, आपके बारे में पूरा डिटेल्स, आपके परिवार के बारे में सब कुछ लेते हैं। आप नौकरी करते हैं, किस धर्म के हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारा कुछ वो लेकर के जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे। अरे भाई क्या, क्यों डर है, किससे डर? हम तो यही नहीं समझ पा रहे हैं आज तक। इतना पैसा आप खर्च करते हैं, आम जनता का पैसा खर्च करते हैं। हर बार आप हर 10 साल में आप जो है जनगणना करवाते हैं, जनता का पैसा खर्च करते हैं, और जनता को पता ही नहीं चलता है कि कौन ये आंकड़े आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहे। जनता को ही नहीं पता है, क्यों भाई? तो सबसे पहले आप सरकार पर दबाव बनाइए, जिस स्तर से हैं, जिस भी राजनीतिक पार्टी में हैं, जिस भी संगठन में हैं, जहाँ भी हैं, आप वहीं से आप आवाज़ को बुलंद करिए और सरकार से मांग करिए कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए। किसकी कितनी संख्या है भारत में, किसकी सामाजिक स्थिति क्या है, किसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, सारी चीज़ें सार्वजनिक करिए। और जब सारी चीज़ें एक बार सार्वजनिक होंगी उसके बाद आप लोग आंकड़ों को खुद निकालेंगे कि अब किसकी संख्या कितनी है और आपकी हर क्षेत्र में सहभागिता कितनी है, आपको कितना नौकरी में आपकी कितनी संख्या है,
यूनिवर्सिटियों में आपकी कितनी संख्या है, न्यायालयों में आपकी कितनी संख्या है, आपको लोकसभा में आपकी कितनी संख्या है, विधानसभा में कितनी है, राज्यसभा में आपकी संख्या कितनी है, आप कहाँ हैं, वास्तव में आपको तब पता चलेगा। और उसके बाद तब आपकी आंखें खुलेंगी। हो सकता है तब आपकी आंखें खुलें कुछ लोगों की। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भी सुनाएं, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, क्योंकि क्या पता इस वीडियो के माध्यम से कोई सोता हुआ हमारा भाई नींद से जग जाए और उसको भी लगे कि नहीं, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमको भी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो साथियों, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।